नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं डाइट लेक्चरर हूँ और आज के हम इस कार्यक्रम में समझने की कोशिश करेंगे जो एनसीईआरटी द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक स्टडी की गई थी मार्च में, जिसका परिणाम उन्होंने जो है पब्लिश किया है, जिसमें नेशनल रिपोर्ट के साथ स्टेट रिपोर्ट भी जारी की गई है। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी, इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है और इसको कैसे समझने की हम कोशिश करेंगे। पहले कुछ हम चर्चा में जो आया है एफएलएस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये स्टडी चर्चा में इसलिए आई क्योंकि न्यूज़ में इसको जो कवरेज मिला और कहीं जगह पे न्यूज़ में इसको मिसलीड किया गया इन्फॉर्मेशन को कि ये जो है स्टडी को कंपेयर किया गया स्टेट्स को दूसरे स्टेट्स के साथ, और नेशनल जो था नेशनल जो बच्चों का परफॉर्मेंस था उसको स्टेट का आधार मान के कुछ जगह न्यूज़ पब्लिश की गई, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो अलग अलग विज्ञापनों और न्यूज़ के द्वारा जारी की गई थी। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे ये एफएलएस है क्या, तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको आधार बनाकर हम क्या कर पाए, क्या हमने सीखा। तो इस स्टडी के अंदर अगर हम देखेंगे तो फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी नाम था इसका, एफएलएस जिसे हम कहते हैं। ये मिनिस्ट्री द्वारा और एनसीईआरटी के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया। एनसीईआरटी ने इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक्स बनाए थे जो बच्चों के लिए थे, टीचर्स के लिए थे, जिन पे अलग अलग क्वेश्चनेयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों से संबंधित और उनके किस तरीके से वो फ्लुएंसी के साथ पढ़ सकते हैं या उनको जो भी पढ़ रहे हैं उनको समझ पा रहे हैं कि नहीं सही तरीके से। तो इसके ऊपर एक स्टडी थी जो सिर्फ थर्ड क्लास के लिए, ग्रेड 3 के लिए ही यहाँ पर कंडक्ट की गई। साथ ही साथ ये सैम्पल मैनर में की गई थी, सैम्पलिंग ली गई थी। हर प्रदेश से कुछ स्कूल्स को सैंपल लिया गया था और उनमें से हर स्कूल में से सिर्फ 10 ही बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे, जिनमें से 5 बच्चों का असेसमेंट एक दिन होगा और अगले 5 बच्चों का असेसमेंट अगले दिन होना था। तो ये जो था 1-to-1 इंटरव्यू मैनर में या फेस टू फेस इंटरव्यू मैनर में सर्वे या स्टडी की गई। इसमें काफ़ी ऐसा जो थे फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स थे, उनको इस तरीके के लिए ट्रेन किया गया था कि वो बच्चों से संबंधित प्रश्न पूछें और उनको समय दें, बच्चे जिसका जवाब उनको उस समय में जो पर्याप्त समय है उसके अंदर दे पाए, और उस समय को रिकॉर्ड किया गया था। बच्चे चाहे तो इसके साथ हिंट और उसके सहायता फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स, प्रॉप्स और स्ट्रॉ जैसे मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते थे जवाब देने के लिए। साथ ही साथ इस स्टडी के अंदर लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और साथ ही और उनके गणितीय मैथ्स से संबंधित सवाल पूछे गए थे। तो ये था जो इसका आधार था वो लर्निंग आउटकम्स को सुधार लाने के लिए किया गया था कि थर्ड क्लास में कैसे लर्निंग आउटकम हो सकते हैं जो बच्चे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इसको निपुण भारत में बेसलाइन असेसमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाना था, कि जो बेसलाइन है निपुण भारत में, हालांकि हम वहाँ पे लर्निंग आउटकम के बारे में बात करते हैं, मगर बच्चे का फ्लुएंसी के साथ पढ़ना और कंप्रीहेंशन होना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी इन्होंने आधार बनाया। तो ये एक बेंचमार्किंग स्टडी थी जिसको एक स्टैंडर्ड हर ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके समझाया गया कि हमारे बच्चों का हर प्रदेश में जब भाषा का जो सीखने का स्तर है या फ्लुएंसी के साथ बोलना पड़ता है जब बच्चों को, तो क्या था। तो यहाँ पर नेशनल स्टडीज़ के 2 रिपोर्ट जारी की गई, एक नेशनल रिपोर्ट थी और दूसरी थी स्टेट रिपोर्ट। तो एनसीईआरटी द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई और इसमें एक रिपोर्ट अलग से भी है जो एलपीडी विशेष जो डिस्ट्रिक्ट थे, जो लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट थे, उनके लिए जारी की गई, जिसमें से अलग अलग 10 जो भारत के अंदर एलपीडीज़ हैं वो चुने गए थे। इसका मेजरमेंट जो था वो था बच्चों को 4 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया था, आधार बनाया गया था, जिसमें बिलो पार्शियल मीट, पार्शियली मीट, मीट और एक्सीड। तो जो ग्लोबल मिनिमम प्रोफिशिएंसी है उसके अंदर इसको कैटेगराइज किया गया था। तो अगर हम चर्चा करें, ये 3 रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें से जो मेजर रिपोर्ट का भाग है वो नेशनल रिपोर्ट है जो बेंचमार्किंग बताता है, नेशनल रिपोर्ट ऑन बेंचमार्किंग फॉर द ओरल रीडिंग फ्लुएंसी विद रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड न्यूमेरेसी। तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को राज्यों और यूटीज़ के लिए भी जारी किया गया था और एक अलग विशेष रिपोर्ट जारी की गई थी जो सिर्फ जो लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट थे उनके लिए थी।
तो जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट है उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाएंगी कि लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे। तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट इस साल के लिए आइडेंटिफाई किए गए थे जिनको नामांकित किया गया था और इसमें स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी। तो उनके लिए अलग से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा दमन दीव, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो थे लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट 2017 नैस के आधार पे इनको नामांकित किया गया था। तो चलते हैं स्टडी से हमें यूटी और अलग अलग प्रदेशों से क्या जानने को मिला। तो मैं किसी एक प्रदेश की नहीं बात करता हूँ, तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये किसी एक स्टेट का डेटा है जहाँ पर इंग्लिश का सर्वे हुआ, गुजराती का हुआ और मराठी का हुआ, और साथ ही साथ एक न्यूमेरिक्स, एक मैथ्स, बेसिक मैथ्स का सर्वे किया गया। तो एक प्रदेश के अंदर 3 लैंग्वेज को आधार बनाया गया यहाँ पर समझने के लिए, सिर्फ उदाहरण के तौर पे। तो इंग्लिश को अगर हम देखेंगे तो बच्चों के पास मोस्ट बेसिक नॉलेज और जो स्किल होनी चाहिए थी 23% बच्चों के पास नहीं थी। इसका मतलब बाकी बच्चों के पास ऐसा हम समझेंगे बाकी बच्चों के पास है, मगर यहाँ पर एफएलएस में बेंचमार्किंग को 4 भागों में अलग अलग डिवाइड किया गया था। तो जो दूसरा भाग है इसके अंदर वो है लिमिटेड नॉलेज, यानी कि बच्चों के पास बेसिक नॉलेज जो है वो बिलो है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास लिमिटेड नॉलेज है। अगर उनको थोड़ी सी सहायता ना मिले, है ना, जो सहायता मिल रही है या वो हिंट दे पा रहे हैं, आंसर सही जवाब दे पा रहे हैं क्वेश्चंस का, अगर वो उनको वो जवाब, उनकी मदद मिलना बंद हो जाए तो वो भी बिलो बेसिक चले जाएंगे। तो इसको हम समझने के लिए कैटेगराइज किया गया था रिपोर्ट को, जिसका एक बड़ा भाग जो है सॉरी, तो मोस्ट बेसिक नॉलेज होती है बच्चों के पास। दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास लिमिटेड नॉलेज और स्किल की होती है और डेवलप द स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स होती हैं, और डेवलप सुपीरियर नॉलेज, यानी कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो एक्सीड कैटेगरी में आते हैं। तो इन कैटेगरीज को हम इस स्केल से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो नेशनल असेसमेंट है वो ग्लोबल प्रोफिशिएंसी और फॉर रीडिंग, जो हम कंप्रेंशन समझते हैं जिसे रीडिंग विद कंप्रेंशन बोला जाता है, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड जो है वो ग्लोबल मीट बेंचमार्क होता है, और उससे जो नीचे का स्तर होता है उसको हम ग्लोबली पार्शियली मीट बेंचमार्क बोलते हैं, और अगर बच्चे इसके अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो ग्लोबली एक्सीड बेंचमार्किंग होती है। तो इनको हम 4 भागों में आते हैं, बिलो पार्शियली मीट, और बिलो मीट ग्लोबल मिनिमम प्रोफिशिएंसी, मतलब मिनिमम प्रोफिशिएंसी बच्चे में अभी ग्लोबल के प्रोफिशिएंसी हो सकती है मगर अभी भी वो मिनिमम है क्योंकि ग्लोबल मीट से पीछे है, और मीट ग्लोबल मिनिमम प्रोफिशिएंसी मतलब एक्सीड से पीछे है, और अगर इसके ऊपर हो जाएगा एक्सीड के तो एक्सीड ग्लोबल मिनिमम प्रोफिशिएंसी। तो इसको आधार बनाया गया। तो हम जो रिपोर्ट देखेंगे वो उसमें हम जीपीएफ के सिर्फ इन 2 भागों को देखेंगे। यहाँ से हम एनालाइज करेंगे कि हमारे कमज़ोर बच्चे कितने प्रतिशत इसमें भाग ले पाए। सॉरी। तो यहाँ पर ये समझने के लिए एक हमने आधार बनाया है इस रिपोर्ट का, नेशनल रिपोर्ट है, इसको पढ़ा कैसे जाए। तो इसके हमने 4 भागों को तो समझा, एक है बिलो पार्शियली मीट, दूसरा है पार्शियली मीट, और तीसरा है मीट, और आखिरी वाला है चौथा एक्सीड। तो ये 4 भागे हैं इसके, इनको अच्छे से डिफाइन किया गया है रिपोर्ट में यहाँ पर, और बेंचमार्किंग इंग्लिश के लिए लिया गया है। तो अगर यहाँ देखेंगे बेंचमार्किंग 0 से लेके 14 करेक्ट रीडिंग वर्ड्स, यानी कि रीड कर लेता है बच्चा विद कंप्रेंशन एक मिनट के अंदर। तो 1 मिनट के अंदर सिर्फ बच्चा 14 सही शब्द पढ़ पाता है। तो ये बहुत ही अगर हम रीडिंग विद कंप्रेंशन की बात करें तो 14 शब्द बहुत कम वर्ड होते हैं। बच्चे को 3rd क्लास के हिसाब से लेवल के हिसाब से करीब 35 के ऊपर शब्द पढ़ने आने चाहिए। तो यहाँ पे इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो स्तर है वो पार्शियली मीट तो कहा गया है, मगर ये ग्लोबल स्टैंडर्ड से अभी भी पीछे है, क्योंकि 15 से लेकर 34 तक 1 मिनट में अगर बच्चा करेक्ट वर्ड पढ़ता है तो या तो वो रीडिंग कर रहा है, उसको कंप्रेंशन पार्शियली हो रहा है, पूरी तरीके से नहीं हो रहा, तो उसके पास लिमिटेड स्किल है जिसके कारण वो पढ़ पा रहा है। अगर वो सपोर्ट उसके पास हट जाएगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो यहाँ पर ये पाया गया। तो अगर हम बात करें ग्लोबल मीट की,
तो जो ग्लोबल मीट है उसमें 35 से लेके 35 से लेके 53 वर्ड्स बच्चा कंप्रीहेंशन के साथ 1 मिनट में पढ़ पाता है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें 54 की, तो यानी कि वो एक्सीड है। तो हमारे अगर हम देखें, अगर मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स में भी यही 4 स्केल्स को मापने के लिए इस्तेमाल किया गया है, मगर यहाँ पर उसके यहाँ पे बेंचमार्किंग लैंग्वेज में जो था 1 मिनट में पढ़ने के लिए था। तो यहाँ पे मैथ्स में इस तरीके से मिनट के आधार पर हम नहीं स्केल कर पाएंगे कि बच्चों का पढ़ने का स्तर क्या है। तो यहाँ पे मैथ्स के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पॉइंट्स की। तो यहाँ पे बोला गया है स्कोर पॉइंट्स। तो अलग अलग प्रश्नों में बच्चों से स्कोर्स पूछे गए थे, करने के लिए उनको स्कोर्स दिए गए थे। क्वेश्चंस के आधार पर उनसे हमने स्कोर जानने की कोशिश की। तो यहाँ पे उनको जो स्कोर्स हैं, जो स्केल पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको आधार दिया गया है। तो पहला स्केल में देखेंगे तो 0 से लेके 42 है, यानी कि इनके पास, बच्चों के पास लाइक द मोस्ट बेसिक नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए 3rd क्लास में बच्चे के पास, वो नहीं है। और दूसरे जो बच्चे हैं सेकंड कैटेगरी में पार्शियली मीट ग्लोबल में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे 53 से लेके स्केल जो है 69 तक है। इन बच्चों के पास भी नॉलेज है, मगर ये लिमिटेड नॉलेज है ना, तो हम इनको अच्छा आधार नहीं मान सकते। तो नीचे जो दिया गया है रिपोर्ट में, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स मीट विद द स्टैंडर्ड, तो 11% और 37%, ये पहले 2 स्किल्स में आते हैं बच्चे। तो हमें इन बच्चों के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इन बच्चों में आधार बनाए, उनको कैटेगराइज किया गया कि गर्ल्स कैसे परफॉर्म कर रही थी और नेशनल लेवल पे बॉयज़ कैसे परफॉर्म कर रहे थे। मैथ्स के स्केल के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने स्टेट्स के साथ उसको कंपैरिजन नहीं किया, मगर ये बताने की कोशिश किया कि मैथ्स को अगर पूरे भारत में अलग अलग स्टेट्स में पूछे गए ऐसे प्रश्न, तो हर स्टेट में बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया। तो हो सकता है कहीं पे किसी स्टेट में बिलो पार्शली मीट बच्चे ज़्यादा होंगे और कहीं पे कम होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे पार्शली मीट में बच्चे ज़्यादा होंगे और वहाँ पर कम भी तो हो सकते हैं किसी और स्टेट के कंपैरिजन में देखेंगे। तो ये पहले के ये 2 स्केल हैं, इनको मैथ्स का आधार बनाया गया कि हमारे बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम मैथ्स की रिपोर्ट देखेंगे और लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की रिपोर्ट को किसी स्टेट के साथ कंपेयर नहीं किया गया, मगर मैथ्स की रिपोर्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक स्केल दिखेगा जहाँ पे हम दूसरे स्टेट के साथ देख सकते हैं कि हम कहाँ कम्पीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रैंकिंग की बात नहीं की गई है इस पूरी रिपोर्ट में, जहाँ पर हम किसी स्टेट के साथ अपना कंपैरिजन करके अपनी रैंक निकाल सकें। तो यहाँ पर रैंकिंग जैसी कोई बात नहीं है। क्यों? उसका कारण है अलग अलग लैंग्वेजेस। तो अगर हम लैंग्वेज का स्केल देखें तो सभी लैंग्वेजेस को एक जैसा स्केल नहीं मिला। उदाहरण के तौर पे इंग्लिश को अगर हम बिलो पार्शली मीट में देखेंगे तो 0 से लेकर 14 माना गया है, और दूसरा देखेंगे तो 15 से लेकर 34 माना गया है पार्शली मीट में। मगर यही अगर हम बात करें दूसरी लैंग्वेज गुजराती की, तो वहाँ पे 0 से लेकर 11 तक हमने बिलो माना है और 12 से 32 तक हमने माना है पार्शियल मीट में। तो इसका मतलब ये दोनों स्केल, हर भाषा जो है दूसरी भाषा से अलग है। वहाँ पे बोलने की जो गति है, प्रवाह है, वो अलग अलग हो सकता है। समझने का जो है हर प्रति मिनट अगर हम उसको देखेंगे तो वो अलग हो सकता है सही शब्द के साथ उसको अगर बोला जाए या पढ़ा जाए। तो मराठी के लिए 0 से लेकर 11 है और 12 से 31 तक इसको पार्शियल मीट माना है। न्यूमेरेसी के लिए हमने स्कोर का इस्तेमाल किया है, तो इसको किसी भी स्टेट के साथ कंपैरिजन हम नहीं कर सकते क्योंकि हर बोली का और कंप्रीहेंशन का अलग तरीका है। तो इसमें मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हम किसी स्टेट के साथ इस रिपोर्ट को कंपेयर ना करें। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ने कुछ FLS स्टडी से जो बेंचमार्किंग वर्कशॉप जो थी हमारी, जो स्टडी हुई है 3rd क्लास के ऊपर, उसको आधार बनाया है निपुण भारत के लिए कि वहाँ पे स्टेट उसके हिसाब से काम करें। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट को समझें और इस रिपोर्ट के आधार पे हमें आगे मेजर्स लेने हैं, टारगेट्स बनाने कि हमें क्या करना है। साथ ही साथ क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर द ऑल स्टेक होल्डर्स, इसको सब स्टेक होल्डर्स जो हमारे टीचर्स हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, इन तक भी ये रिपोर्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कहाँ पर हैं और हमें आगे करना क्या है। और ये कुछ हमें नए इंटरवेंशंस अगर करने की ज़रूरत पड़े तो वो हम अपनी साझेदारी से इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि हमें इस स्टडी को आधार मान के क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसमें बच्चों में इम्प्रूवमेंट आए, है ना। और ये इम्प्रूवमेंट आएगा तभी
जब हम इस रिपोर्ट को अपने स्टेट तक ही सीमित रख के समझने की कोशिश करें हमारे बच्चे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जिससे वो रीडिंग में निपुण हो पाए। तो ये कोशिश की गई मेरे द्वारा इस रिपोर्ट को समझाने के लिए। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप उसको मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।